जीएस की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर टॉपिक का नाम था वर्ण और विराम चिन्ह। तो उन टॉपिकों के बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको यहाँ पर हम समझ चुके हैं। जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक सभी को समझा दिया गया है। अब उनसे संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यदि आपको विस्तृत रूप से जानकारी लेनी है तो वीडियो नंबर 1, 2 और 3 देख लेंगे, और यदि आपको केवल क्वेश्चन ही देखने हैं तो क्वेश्चन के लिए वीडियो नंबर 4 और 5। तो आज जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, जितनी महत्वपूर्ण पर्सन है वो सभी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। इनसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। 99% रेशियो है कि यहाँ से बाहर इन जो MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हीं से ही आपके पेपर में बनेगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। इससे पहले हम 25 क्वेश्चनों को डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, अज्ञेय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ज हलंत वाला, और अज्ञेय के संयोग से अज्ञेय बनता है। ये UPSI सन 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। स क्या है? यहाँ पर एक अघोष है। घोष और अघोष के बारे में विस्तृत जानकारी हमारी वीडियो नंबर 2 में दी गई है, आप उसको देख लेंगे तो वहाँ से पता लग जाएगा कि अघोष और सघोष किसको बोलते हैं और कौन से स्थान पर आएंगे। टेबल दी गई, उस टेबल को अगर आपने एक बार देख लिया है और वो टेबल आपने याद कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठे है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कंठे। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अज्ञेय क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। बैंक 2002 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? दंते कौन सा नहीं है? ट क्या है? दंते नहीं है। जबकि त, थ, द, ध, न क्या है? यहाँ पर ये दंते हैं, जबकि ड दंते नहीं है। UP TGT हिंदी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेंगे, देखिए महत्वपूर्ण है, अक्षय वर्ण किस योग से बनता है? तो किसके योग से बनता है? क प्लस पेट पटाशय के योग से बनता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। यदि पेपर टफ होगा तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक तो अक्षय वाला और एक इससे पहले हमने बताया है क्यों किन के संयोग से बनता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि पेपर थोड़ा सा हिंदी का टफ हो जाए तो, अगर नहीं हो जाए तो फिर तो मुश्किल ही संभावना है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वर कितने हैं आपको बताया था, स्वर कितने हिंदी वर्णमाला में? 11 है। और व्यंजन कितने हैं आपको बता दिया गया था वो भी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। जय क्या है? स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग का कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है घ। घ क्या है? ट वर्ग का नहीं, जबकि ट, ठ, ड, ढ, अण ट वर्ग के हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है 33 अर्थात 33। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर क्या है? आ। हमने आपको बताया था पश्च स्वर के बारे में भी वीडियो नंबर 2 में बताया गया था पश्च स्वर किसको कहेंगे और कौन कौन से पश्च स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, खड़ी पाई व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जा सकता है? क्या कैसे बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, खड़ी चौपाई को हटाकर। किसको? खड़ी चौपाई को हटाकर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग, जहां पर विसर्ग लगाया है, देखिए नी स्पर्श क्या है? विसर्ग से बना हुआ शब्द है। जहां पर भी 2 बिंदु दिए गए हो बीच में वो विसर्ग से बना हुआ होगा, इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए, इनके ए ही क्या है, एक स्वर है, बाकी सभी क्या है, व्यंजन है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। आपको अंतस्थ व्यंजनों के बारे में वीडियो में बताया गया है, आप देख लेंगे, विस्तृत जानकारी चाहिए तो। निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कौन क्या है? कंठोष्ठ है ओ का उच्चारण स्थान। क्वेश्चन नंबर 43, च और छ का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ का, छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। तालव्य व्यंजन हमने आपको पढ़ाया था, तो वहां से देख लेंगे आप इसको। च वर्ग पूरा का पूरा क्या है? तालव्य है, अर्थात तालु है उसका स्थान। क्वेश्चन नंबर 44, क ग ज फ ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं? तो ये ध्वनियाँ हैं अरबी फारसी। हमने आपको बताया था वहाँ पर ज और फ उसको बताया था विदेशी ध्वनियाँ बताया था। जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था विदेशी ध्वनियाँ, लेकिन विदेश में भी कौन से हैं? अरबी फारसी हैं। तालव्य व्यंजन कौन से? तालव्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, च छ ज और झ। जहाँ पर तालु का इस्तेमाल होगा वो तालव्य व्यंजन होगा, इसमें चा वर्ग पूरा का पूरा आ जाता है तालव्य व्यंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 अर्थात 46, कौन वर्ण घोष नहीं है? देखिए घोष अरे घोष के बारे में हमने आपको बताया था, तो घोष कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, तय क्या है, घोष नहीं है, बाकी सभी क्या है, घोष है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, किस शब्द में रीडी स्वर नहीं है? रीडी स्वर किस में नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी, डी में नहीं है। देखिए जहाँ पर भी नीचे र लगा हुआ होगा उसमें रीडी शब्द होगा, और जहाँ पर नहीं लगा होगा वहाँ पर नहीं होगा। पहचानने की ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आज में रीडी शब्द नहीं, जबकि कर्पा में भी है, कर्षणा में भी है और दृष्टि में भी है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? कौन सी ध्वनि है जिनको अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वर के बाद में जो आने वाली नासिक ध्वनियाँ उनको क्या कहा जाएगा? अनुस्वार कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49, ओ और औ किस प्रकार के व्यंजन है? बताया गया था आपको, ये भी जो पहले वाली वीडियो थे उनमें सब कुछ बता रखा है। ये बस सिर्फ आपका एमसीक्यू टेस्ट है, टेस्ट भी मान सकते हैं इसको, और आपको रिवीजन भी मान सकते हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है, कंठ्योष्ठ है। ओ और औ किस प्रकार के हैं? कंठ्योष्ठ है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52 अर्थात 52। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है। 51 में क्या दिया गया? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ भी है, प्लुत भी है और ह्रस्व भी है। तीनों के तीनों ही प्रकार किसके हैं? स्वर ध्वनि के हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब हलंत वाला वर्ण का विशेष्य है। विशेष्य क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ये दंत्योष्ट भी है, स्पर्श भी है, अल्पप्राण भी है और घोष भी है और निरूनासिक भी है। सारी की सारी चीजें, दंत्योष्ट भी है, स्पर्श भी है, अल्पप्राण भी है, घोष भी है और निरूनासिक भी है। ये अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ लेना चाह रहा है, यानी कि क्वेश्चन पेपर वाला नहीं चाहता कि आपके हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। अगर इस प्रकार का आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए। दंत्योष्ट कब पता होना चाहिए, किसको बोलते हैं, स्पर्श कब पता होना चाहिए, अल्पप्राण किसे बोलते हैं, महाप्राण किसे बोलते हैं, घोष किसको बोलते हैं, अघोष किसको बोलते हैं, अनुनासिक किसे बोलते हैं, निरूनासिक किसको बोलते हैं, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर क्या है इसमें? अर्धस्वर 53 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। ये क्या है यहाँ पर? अर्धस्वर है। क्वेश्चन नंबर 54, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है? आपको बताया था महाप्राण ध्वनियाँ किससे संबंधित, दूसरा और चौथी क्या होंगे? महाप्राण होंगे। भाषा की सार्थक लघु इकाई है। भाषा की सार्थक लघु इकाई है। लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की ध्वनि है। लघुत्तम इकाई भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। च क्या है यहाँ पर? अल्प प्राण है।
इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं, स्पर्श यानी कि जो स्पर्श नहीं करेगा। तो क वर्ग तो पूरा होगा, क से लेकर प तक पूरे के पूरे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। आपको बताया था स्पर्श व्यंजन कौन से होंगे, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक पूरे के पूरे स्पर्श व्यंजन होंगे। और इसमें यह क्या है, यह एक अलग होगा, तो यही क्या हो गया यहाँ पर स्पर्श व्यंजन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या गया है, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ्य ध्वनियाँ अर्थात कंठ का इस्तेमाल करके कौन सी बोलेंगे, क वर्ग पूरा का पूरा यानी कि क ख ग घ। वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे। देखिए आपको पहले भी क्वेश्चन आया था और दोबारा फिर आ गया। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी की स ध्वनियाँ हैं। स किस प्रकार की ध्वनियाँ है, तालव्य ध्वनियाँ हैं। किस प्रकार की, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है। 61 में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ मतलब होठ का इस्तेमाल करके कौन से वर्ण का प्रयोग नहीं किया इसका, तो ओ है एक इस प्रकार का जो ओष्ठ्य नहीं, जबकि मैं, ब और ऊ क्या है, ओष्ठ्य है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है जिनमें अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं पूछ रहा, अल्प प्राण पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, च ज और अय। ठीक है, च ज और अय क्या है, अल्प प्राण है, इनकी 1 3 और 5। ठीक है, और यदि महाप्राण पूछता तो 2 और 4। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, आकाश नहीं होता, जबकि रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है वर्ण शब्द का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया गया है, कौन वर्ण घोष नहीं है। घोष कौन सा वर्ण नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तय क्या है, घोष नहीं है, जबकि स र और ड क्या है, घोष हैं, जबकि तय क्या है, घोष नहीं है, ये अघोष है। ठीक है, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। स्वर के बाद के आने वाली नासिक के ध्वनियों को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, किसी शब्द में रीरी स्वर नहीं आता है। रीरी स्वर आपसे बताया था कि जहाँ पर नीचे रह नहीं लगा वहाँ पर रीरी स्वर नहीं आएगा, तो रिजवान में नहीं आ रहा है, बाकी सभी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेंगे। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण क्या है। दंतव्य अर्थात दांत का इस्तेमाल करके कौन सा बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा त वर्ग, अर्थात त थ द ध न, ये सभी क्या है, दंतव्य है। क्वेश्चन नंबर 68, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठे है। निम्नलिखित शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, संतान, सकल, सक्षम और सचल। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण क्या है, महाप्राण वर्ण क्या है, ऑप्शन नंबर ए थ क्या है, महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में अह और अय अंग किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोबारा फिर आ गया, अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है, तो क प्लस का पेट पटस है। महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही, आप इसको देख लेंगे, ये समझ लीजिएगा, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपके पक्के हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे, बार बार आ रहा है क्वेश्चन ये, और आपसे हो सकता है शायद एग्जाम में पूछ ही लिया जाए, संभावना पूरी पूरी है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक शब्द कौन सा, ऑप्शन नंबर सी कलरव क्या है, यहाँ पर अमात्रिक है। क्वेश्चन नंबर 74, अयोग वाहक कहा जाता है। अयोग वाहक विसर्ग को, अयोग वाहक किसको कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है अयोग वाहक। टैब वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। टैब वर्ग में कौन से आएंगे, मूर्धन्य आएंगे। कौन से आएंगे, मूर्धन्य, ट ठ ड ढ ण, ये क्या हो गए, मूर्धन्य, अर्थात मूर्धन्य वर्ग के हैं। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। लय किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, आपसे बोल रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण है लय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार देख लेंगे। पार्श्विक ध्वनि की जहाँ पर बात होगी तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, लय होगा। पार्श्विक ध्वनि सिर्फ एक ही है, वो है लय। 71, हिंदी वर्णमाला में है और अंग क्या है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी अयोग वाहक है, अयोग वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं, संयुक्त व्यंजन इनके 2 व्यंजनों के योग से जो बनता है, तो पेट पटासा क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। आबकारी सिपाही द्वितीय पाली 2016 में क्वेश्चन आएगा यूपी ट्रिपल एससी का। क्वेश्चन नंबर 79 सॉरी,
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्ष यानी कि स्पर्श भी है और संघर्ष भी करेगा, तो कौन सा है? ज। ज क्या है यहाँ पर? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है 33 है। ये भी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और पूछ लिया जाता है और बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर ए क के बाद आता है, क प्लस पेट पटा से। ठीक है, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य, अर्थात कंठ का इस्तेमाल भी होगा और तालु का भी इस्तेमाल होगा। सारणी में आपको बता ही दिया था इसके बारे में, इसको ज़्यादा सोचना है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? अंतस्थ नहीं है, बाकी यार अलावा अंतस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी स क्या है? अघोष है, बाकी सब क्या है? घोष है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, तालव्य ध्वनियां, तालु का इस्तेमाल, फिर वही आगे क्वेश्चन च छ ज झ, क्या तालव्य ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण है? अल्प प्राण आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देख लेंगे। हिंदी की स्पर्श घोष अल्पप्राण दंते व्यंजन ध्वनियां हैं। देखिए बहुत ही क्वेश्चन डीपली कर दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना दिया गया है इसको। यदि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ होगा तो तब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है? 87 का सी आंसर है थ। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनियां हैं, ऑप्शन नंबर ए भ। आपको पता होगा स्पर्श स्पर्श घोष किसको बोल लेंगे, अल्पप्राण किसको बोल लेंगे, महाप्राण किसको बोल लेंगे, ओष्ठ्य किसको बोल लेंगे, ये सभी कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो तब बताया जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ई क्या है? संवृत है। किसी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, दोबारा से फिर पूछ लिया गया आपसे। ट वर्ग क्या है? मूर्धन्य ध्वनियां, ट ठ ड ढ। देखिए आपका रिवीजन भी चल रहा होगा इसमें और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा से फिर कुछ करने की जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक से। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे, 2 बार वीडियो देख लेंगे तो इससे क्वेश्चन बचेगा ही नहीं मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी की बै ध्वनियां हैं, बै ध्वनियां क्या है? ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ्य ध्वनियां है बै। निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनियां हैं, दंतीय ध्वनियां कौन सी हैं? ता वर्ग पूरा का पूरा क्या है? दंतीय ध्वनियां। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संवृत स्वर है? कौन सा स्वर संवृत है? ऑप्शन नंबर सी ई क्या है? संवृत है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंत्योष्ठ है? दंत्योष्ठ अर्थात दांतों का भी और रोटों का भी दोनों का इस्तेमाल करके बोला जाएगा, वह है सिर्फ एक ही शब्द है। आपको बताया था इसके बारे में, दंत्योष्ठ के बारे में, कि महत्वपूर्ण है और अकेला ही है ये, जब सर ने आपको पढ़ाई थी। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य ध्वनियां, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ट ठ ड ढ हो गया। स ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? स ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है आपका? तालव्य है अर्थात तालु है। क्वेश्चन नंबर आपका 97, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? देखिए फिर पूछ लिया गया पार्श्विक व्यंजन, ल है, ल है, ल है, ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, रट लेंगे इसको, रट लेंगे तो रट लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, इसको भी ध्यान रख लेंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। सभी संयुक्त व्यंजन अक्षय तरह और अज्ञेय सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन हैं, और जबकि पेट पटासा क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यह अलावा किस वर्ग के हैं? महत्वपूर्ण है भी, ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ व्यंजन है यह अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 पूरा 100, ये देखेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर ऑप्शन नंबर ए, यह क्या है? अर्धस्वर है। आपको पूछा गया था, बताया गया था इससे पहले भी। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? फिर पूछ लिया गया है भी। देखिए अक्षय तरह अज्ञेय, ये सब 3 ही सिर्फ संयुक्त व्यंजन है, एक 3 के 4 है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पाश्चिक है? पाश्चिक है, पार्श्विक है, वही पूछ रहा है दोबारा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर आप भाई इतना पढ़ाने के बाद भी आप अगर इसमें क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो भाई फिर इससे बेहतर फिर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर करके बताया गया है आपको।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है? बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संयुक्त स्वर है, पश्च संयुक्त स्वर है। वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी दंत्योष्ठ है। वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत्योष्ठ है। वीक क्वेश्चन आया था, दोबारा से फिर रिपीट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? देखिए अल्प प्राण और महाप्राण आपको बता दिया गया था वीडियो में। एक क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। जय, जय क्या है? महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? ऑप्शन नंबर डी ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी मतलब जो संघर्ष करके हमारे मुख से निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी ह क्या है? संघर्षी व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? देखिए वहां पर संघर्षी पूछा था, यहाँ पर क्या पूछा है? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी कौन सा है? जय। 2-3 बार आ लिया भाई स्पर्श संघर्षी, तो रट लेंगे, इसको भी ध्यान दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, क्वेश्चन नंबर 109, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी निस्पर्श। देखिए वहां पर बताया था हमने, जहां पर भी 2 बिंदु लगे हुए मिलेंगे, समझ लेना कि विसर्ग से बना हुआ है। इसमें पहचानने वाले तो कोई बड़ी बात है ही नहीं ना, इसमें कोई ट्रिक लगानी है, सीधा ट्रिक यही है इसमें कि जहाँ पर भी 2 बिंदु बनेंगे तो वही विसर्ग से बनेगा, बस इसको आसानी से पहचान सकते हैं आप। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन फिर वही पूछ लिया आपसे, तालव्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी च छ ज और झ क्या है? तालव्य व्यंजन है। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष कौन सा वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी तय क्या है? घोष नहीं है, ये अघोष है। किस शब्द में रीढ़ी स्वर नहीं है? देखिए आज में रीढ़ी स्वर ने आपको बताया था, रीढ़ी स्वर को पहचानने की ट्रिक भी। अब विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न को देख लेंगे। किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं होता है। नहीं, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? विराम चिन्ह का किस में प्रयोग नहीं है? तो देख लेंगे जहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी है, सुनो सुनो वह गा रही है। सुनो सुनो वह गा रही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा? ऑप्शन नंबर सी उपदेशक नहीं है। बाकी सभी है, लागू भी है, विवरण भी है और निर्देशक भी है। ये सभी हमने 20 के 20 चिन्ह आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर सी तीसरा, जिन वाक्यों की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, अगर बात खत्म हो चुकी है पूर्ण रूप से। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी संयोजक चिन्ह। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी। विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना, आपको बता दिया गया था जब इसकी परिभाषा बताई थी। श्री कामत प्रसाद गुरुजी ने बताया था, किसको बताया था? यहाँ पर भाषा से कौन सी भाषा लिया गया? अंग्रेजी भाषा से, जब विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी तब बताया गया था ये सब बातें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 बताई थी। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, तो ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या है? अल्प विराम चिन्ह का होता है। आशीष राहुल राजा शुक्ल वे भो अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राहुल के, आशीष के बाद भी, राहुल के बाद भी, सभी के बाद में ये चिन्ह आएगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग बताइए। उचित विराम चिन्ह इसमें क्या प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कहाँ पर आएगा? आनंद घर आया, तो यहाँ पर ही विराम चिन्ह लग जाएगा। फिर थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पर ही विराम चिन्ह लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, यही आएगा यहाँ पर। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किंतु परंतु पर लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम आता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा, यहाँ पर अल्प विराम आएगा और फिर उसके बाद परंतु वह घर नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 12, समानाधिकार शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम का ही प्रयोग होता है। इनके सबसे ज़्यादा प्रयोग हम देखने के लिए मिलेगा तो अल्प विराम का ही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में भी किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का ही प्रयोग किया जाएगा। संज्ञा आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, छंद में एक चरण की समाप्ति पर विराम चिन्ह कौन सा आएगा? अल्प विराम ही आएगा। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में कौन सा विराम आएगा? अल्प विराम ही आएगा।
नेक्स्ट। जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा आएगा? जाना है तो जल्दी जाओ, अल्प विराम ही आएगा इसमें भी। माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, इसमें भी अल्प विराम ही आएगा। जब वाक्य में एक समान अधिकार अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। देखिए ये देख लेंगे महत्वपूर्ण है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग किया जाएगा तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? अर्धविराम आएगा, उसमें अर्धविराम, अल्प विराम नहीं आएगा, अर्धविराम आएगा। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इसमें भी अर्धविराम का ही प्रयोग किया जाएगा। वाक्य कौन होना चाहिए? मिश्रित और संयुक्त होना चाहिए, मिला जुला। मिश्रित मतलब मिला जुला और संयुक्त होना चाहिए, तो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? जहां पर कर्णवाचक होगी क्रिया वहां पर किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अर्धविराम का ही प्रयोग किया जाएगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, कहां पर नहीं किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छंदों के चरण की समाप्ति पर। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी है, तुम कब आओगे, अर्थात प्रश्न पूछा तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा विषम आदि बोधक चिन्ह आएगा, अर्थात प्रसन्नता हो रही है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है संयोजक चिन्ह को। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वर्गाकार कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह को पहचानना, देखिए विवरण चिन्ह महत्वपूर्ण हो गया, ये भी ऑप्शन नंबर बी सही है, विवरण चिन्ह है। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ये पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह को पहचाना जा सकता है। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम आपसे वादा करते हैं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 99% एक्यूरेसी है। इस वीडियो के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से, इसलिए 3-4 बार इसको देख लेंगे तो आपका सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यदि इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको चाहिए है तो वीडियो नंबर 1, 2 और 3 देख लेंगे। और यदि आपको विस्तृत जानकारी नहीं चाहिए, केवल MCQ क्वेश्चन से काम चलाना है, तो वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 देख लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से आधे घंटे के में है, मुश्किल से आधे घंटे के ही वीडियो होंगे, आधे घंटे की। इससे पहले वीडियो जो है 10 मिनट की वीडियो है, तो इनकी मुश्किल से 30-40 मिनट में टॉपिक कवर आपका हो जाएगा।